हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये जो है यहाँ पर ऑप्शन है एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये है हमारे ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। उसके बाद संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर मूर्त रूप प्रदान करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? यहाँ पर ऑप्शंस हैं 1928, 1931, 1936, 1942। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की गई थी। उसके बाद है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ये जो कहा गया था ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था, क्रिप्स योजना में कहा गया था। 1942 में आपको पता है कि क्रिप्स योजना आई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्रिप्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की जो मांग थी सर्वप्रथम 1895 में किसने प्रस्तुत की? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर डी, यानी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये था, ऑप्शंस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार था वो था कैबिनेट मिशन। तो राइट ऑप्शन रहेगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शंस हैं साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? कैबिनेट मिशन। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था वही यहाँ पर आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत के संविधान सभा की जो मांग की गई थी और उसी के अनुसार ये गठित की गई है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शंस क्या है? 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या इसका जो काल है वो निश्चित नहीं हो सका है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो सर्वाधिक मान्य बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शंस हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ग्रीक की सभ्यता। यानी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपको वो जगह बतानी है जहां जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हमें पता चला है कि यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो वो प्लेसेस कौन कौन से हैं? वो हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सुरकोटड़ा, वनावली, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटड़ा। उसके बाद है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा राजस्थान। तो राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा ये गया है कि हड़प्पा काल के समय जो हड़प्पा काल में मुद्राएं बनती थी वो किस पदार्थ से बनती थी? तो यहाँ पर सैलखड़ी ऑप्शन है, कांसा, तांबा, लोहा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सैलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का युग पूछा गया है कि हम इसको किस युग में रखते हैं? कांस्य युग में, नवपाषाण युग में, पुरापाषाण युग में या लौह युग में? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या ये लोग व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे या कृषि करते थे? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ये, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, शहरी सभ्यता थी, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्या वो ईंटों से बनाते थे, बांस से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे या लकड़ी से बनाते थे? तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो ईंटों से बने होते थे। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईसा से 1200 ईसा तक का समय मुख्यतः माना जाता है। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको उत्तर भारत के संदर्भ में पूछा गया है। तो आपसे ये पूछा गया है जो हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसमें 750 ईसा से 1200 ईसा तक का समय किस कौन सा काल माना जाता है? यहाँ पर कौन मौजूद थे? तो यहाँ पर ऑप्शंस है, संक्रमण काल कहा जाता है, राजपूत काल कहा जाता है, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल कहा जाता है या उपरोक्त में सभी। यानी जो ये ऊपर तीनों ऑप्शन है ये तीनों करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा राजपूत काल। जो हमारा पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसके अनुसार जो अपना 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 712 में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन है दाहिर बाहू, दाहिर, पृथ्वीराज चौहान या राय सहसी। देखो यहाँ पर जो 712 में सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय यहाँ के राजा दाहिर थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? दाहिर। ऑप्शन नंबर बी, दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त, पूर्णतः मुक्त रखा था? देखिए, जो जजिया कर लगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो आपसे पूछा ये गया है कि इनमें से कौन वो लोग हैं जिनको इस कर से मुक्त रखा गया था? मुसलमान थे वो, क्या वो बौद्ध थे, क्या वो ब्राह्मण थे? देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा ब्राह्मण, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। इस कर से उन्होंने इस कर को देने की मतलब इस कर को वो नहीं पे कर सकते थे। उसके बाद
किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुलों, उनमें कौन कौन से हैं, परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। जो ये बात कही है कि जो मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया था, एक यज्ञ किया था और यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुल पैदा हुए थे जिनमें परमार, चालुक्य और सोलंकी, प्रतिहार, चौहान थे। तो ये बात कहाँ लिखी गई है, तो ये बात लिखी गई है पृथ्वीराज रासो में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी, किसने की थी, ये यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा तोमरों ने। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले राजा थे राणा कुंभा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर बताना है कि आप को ये बताना है कि पहली बार आक्रमण भारत पर किन्होंने किया था। ऑप्शन है अफगानों ने, मंगोलों ने, अरबों ने या तुर्कों ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। अरबों ने भारत पर पहले आक्रमण किया था, सबसे पहले आक्रमण अरबों ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो ऑप्शन है भवभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई और बाणभट्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा चंद्रबरदाई ने। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है, भुवनेश्वर का वो मंदिर बताना है जो कि 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है राजा रानी मंदिर, दूसरा ऑप्शन है कंदारिया महादेव, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और चौथा ऑप्शन है मुक्तेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिभुवनेश्वर मंदिर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भुवनेश्वर का अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखने वाला मंदिर है जो कि 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था। तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, पार्श्वनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ये जैन स्थापत्य कला का या जैनों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड और तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, चौथा ऑप्शन है केपलर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। उसके बाद है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह होते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा उपग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रह की गति का नियम सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा केपलर। केपलर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, कोई साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि केपलर ने सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सौरमंडल में अभी 8 ग्रह हैं क्योंकि हमने क्या है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब आपको बताना है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से कौन कितना दूरी पर है तो उस क्रम में क्या है ग्रह को लगाना है, उस सीक्वेंस में लगाना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारा क्या रहेगा
राइट सीक्वेंस रहेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में यानी ऑप्शन नंबर ए में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, तो हमारा राइट ऑप्शन रह जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब पृथ्वी से बढ़ती दूरी पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन ये था कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार इनको क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पृथ्वी से सबसे कम दूरी देखी जाए तो शुक्र ग्रह की है, उसके बाद मंगल ग्रह की है, उसके बाद बुध ग्रह की है, और सबसे ज्यादा दूर बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो ये पृथ्वी से अगर हम एक डिस्टेंस के मामले में देखा जाए, एक ऑर्डर रखा जाए, एक सीक्वेंस रखी जाए, तो यहाँ पर शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति ये क्या है, सीक्वेंस में है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। देखिए, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखने हैं सारे ग्रह। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस के अनुसार जो हमारा राइट ऑप्शन है, आपको पता चल गया होगा, ये राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, ये भी आपको याद रखना है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या रहेगा, बुध ग्रह रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस में रखें तो पृथ्वी, देखिए बृहस्पति पहले नंबर पर सबसे बड़ा, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पृथ्वी पांचवें नंबर पर क्या है, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाए तो पांचवें नंबर पर है, और छोटे से बड़े की तरफ देखें तो बुध पहले नंबर पर, मंगल दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर शुक्र, और चौथे नंबर पर पृथ्वी रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए या घटते क्रम में देखा जाए तो पृथ्वी कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो आपको बताना है सौरमंडल का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिका। देखिए क्या है, जो सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल होता है सूर्य के चारों ओर जितने भी खगोलीय पिंड या जितनी भी ऑब्जेक्ट्स इसका रिवोल्यूशन कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, उन सभी से मिलकर और सूर्य से मिलकर सौरमंडल बनता है। ठीक है, तो इनमें से क्या चीज है जो सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धूमकेतु भी लगाते हैं, ग्रह भी लगाते हैं। तो यहाँ पर एकमात्र निहारिका एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, या ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका इंग्लिश में इसको नेबुला बोलते हैं, तो नेबुला सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। देखो, वेग के बारे में आपको नियम बताना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो वेग है, यानी वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी वो नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, या अधिकतम होता है। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हम ध्यान से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ऑप्शन रहने वाला है। एक बार मैं इसकी इंक इरेज कर देता हूँ। देखिए, नियत रहता है इसका मतलब कांस्टेंट रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या थर्ड ऑप्शन है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। देखिए, ये यहाँ पर सोचने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग जो है वो अधिकतम जब होता है जब वो सूर्य के समीप होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब कोई ग्रह चक्कर लगाते लगाते सूर्य के समीप पहुंच जाता है तो वहां पर उसका वेग बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए, बाह्य ग्रह हो चाहे आंतरिक ग्रह हो तो उनकी संख्या कितनी रहेगी, 4। देखो, हमने ग्रहों को दो भागों में बांट रखा है, एक तो बाह्य ग्रह, एक आंतरिक ग्रह, यानी एक तो गैसीय ग्रह यानी गैसों से बनने वाले ग्रह, और एक है पार्थिव ग्रह यानी जो सॉलिड है। तो 4 ही सॉलिड है और 4 ही गैसियस प्लेनेट है। ठीक है, सॉलिड प्लेनेट भी 4 हैं और गैसियस प्लेनेट भी 4 हैं। ऐसे ही बाह्य ग्रह भी 4 हैं, या आंतरिक ग्रह भी 4 हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, कांच द्वीप का या कुश द्वीप का। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है जम्बू द्वीप। तो भारत भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीकों ने किया था और ग्रीक भाषा में इंडिया जो शब्द है वो आया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछ रखी है, तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा का जो राइट ऑप्शन है, जो राइट करेक्ट आंसर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपको मुख्य भूमि के बारे में पूछा जाए तो उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाए तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तो है दक्षिणतम। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु, और ये है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पर ये तो रहेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यानी 8 डिग्री 4 मिनट, और आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो रहेगा जो कि हमारा निकोबार द्वीप समूह पर है, इंदिरा पॉइंट, और ये रहेगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है ये कि भारतीय मानक समय कौन से देशांतर पर आधारित है। ये यहाँ पर ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। जो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ही है कि हमारा जो भारतीय मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के पास नैनी गांव से गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अब यही क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है, वो गुजरती है इलाहाबाद से। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इलाहाबाद के समीप एक गांव है जिसका नाम नैनी गांव है। तो नैनी गांव से निकलने वाला जो देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो वहीं से क्या है हमारा भारतीय समय मानक गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है। तो ये आपको बताना है। अगर हम देखें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो ग्रीनविच वाला टाइम है उसमें लगभग 5.5 घंटे का जो समय अंतराल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन थे 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 5 घंटे 30 मिनट का रहेगा। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्लस में चलता है आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर। जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा निकोबार में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार में, निकोबार जो ग्रेटर निकोबार है वहां पर हमारा दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो दक्षिणतम बिंदु है इससे भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है 876 किलोमीटर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ये रहेगी अपनी 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी जो टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है उसकी लंबाई पूछी गई है। तो भारत के टेरेस्ट्रियल बॉर्डर की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब देखो यहाँ पर तट रेखा कौन सी है, जैसे आपने ये देखा होगा ये भारत का नक्शा है इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप है, बहुत सारे द्वीप हैं। अगर हम देखा जाए द्वीपों के सहित अगर सभी तटों की लंबाई पूछी जाए हमसे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अगर हम भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखें, ये अगर हमारा भारत है, ठीक है, और अगर हम देखें दक्षिण से कहाँ से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की लंबाई देखेंगे
तो वो रहेगा 3214 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा 3214 किलोमीटर हमारे उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, और पूछा ये जा सकता है हरियाणा के एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकिशन मिशन की स्थापना, ऑप्शन हमारे क्या क्या है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर जो रामकिशन मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं वो कौन है? रामकिशन परमहंस ही थे। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद ने क्या है अपने गुरु के नाम पर रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के ऊपर पूछा जाता है, वो रहता है कि जो शिकागो में धर्म मंडल को संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने, वो कब किया था? वो किया था 1893 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए और आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो गुरु अंगद देव है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? कौन से मतलब कौन से एक संगठन के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखिए, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। दूसरा ऑप्शन है रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। तीसरा ऑप्शन है रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य और चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। हमें इनका सही कालानुक्रम बताना है, यानी कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि शंकराचार्य पहले आए थे, फिर रामानुज आए थे और फिर बाद में सबसे बाद में कौन आए? चैतन्य। आपको याद रखना है, बंगाल में जो धार्मिक आंदोलन, जितने भी धार्मिक आंदोलन चले थे वो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार चले थे। ठीक है, उनके मतलब उनकी वजह से चले थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, यहाँ पर ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और रास बिहारी बोस। जो यहाँ पर जो हमारे प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक डैश था? तो आपको बताना है अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे या संगीतज्ञ थे? ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी। तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो जो हैं वो उपर्युक्त सभी, वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी, ऑप्शन है यशोदा, त्रिशला, जामिल, महामाया। तो आपको याद रखना है जो महावीर की माता थी वो त्रिशला थी। ये कौन है? ये लिच्छवी के जो नरेश हैं चेटक, और चेटक की बहन त्रिशला थी जो कि महावीर की माता थी। और बुद्ध की माता का नाम यशोदा था, ये आपको याद रखना है। जामिल कौन था? महावीर का जो पहला शिष्य था वो जामिल था। महामाया कौन थी? महामाया सिद्धार्थ की जो सौतेली माँ थी वो महामाया थी। ठीक है, उसके बाद है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं? राग, कौन सा राग? मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं? तानसेन, तानसेन है, बेजू बावड़ा है, अमीर खुसरो है, स्वामी हरिदास है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तानसेन। आपको याद रखना है मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोडी वगैरह जो ये राग हैं ये तानसेन ने बनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये आपको याद रखना है। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो आपको बताना है कि जो अर्जुन देव हैं सिखों के गुरु हैं वो किसके दरबार मतलब किसके काल में थे? ये ऑप्शन है हुमायूं के, अकबर के, शाहजहां के या जहांगीर के। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जो अर्जुन देव है वो क्या है? वो जहांगीर के काल के या शासन काल में थे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
इसी प्रकार से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए, ताकि जो नीडी स्टूडेंट हैं जिनको ये क्वेश्चन करने चाहिए वो भी हमसे जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच।